बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, गज़ा में बड़ा शानदार एक नक्शा पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पे। उसके ऊपर पूरी दुनिया से कुछ रद्दमल भी आ रहा है। नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा, प्लान क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले DGISPR आज मुलाकात करने जा रहे हैं यूट्यूबर्स से, यानी इन्हें यूट्यूबर्स कहा जाता था और ताने दिए जाते थे। आज से कुछ अर्सा पहले तक जिन सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता था और जो लोग यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कवरेजेस करते थे या अपना तज्जिया करते थे या खबरें पेश करते थे, उन्हें ताना दिया जाता था, उन्हें घटियापन का निशाना बनाया जाता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे सबसे पहले इमरान खान साहब ने समझा और वो समझ गए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये पाकिस्तान का फ्यूचर मीडिया है। तो इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया सारा का सारा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अखबारात भी कंट्रोल हो गए, टेलीविजन भी कंट्रोल हो गए, लेकिन वहां से काम बना नहीं, वहां से बयानिया नहीं बना। और अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जेर निगरानी कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाए, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म वो बनाते हैं वो बड़ी जल्दी बेनकाब हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि ये प्लेटफॉर्म उनका है और फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म भी फारिग हो जाता है। तो अब जनाब उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात करने का फैसला किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये दावत दी गई पहले, फिर उन्हें कंफर्मेशन की कॉल आई और उन सबसे कहा गया कि DGISPR आपसे मुलाकात करेंगे। अब क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो करता हूं, साबिर शाकिर भाई भी करते हैं, मोहित पीरजादा साहब भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो भी करते हैं। वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी यूट्यूब पे करते हैं। यहाँ नजम बाजवा साहब रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जर्नलिस्ट हैं और वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस करते हैं। तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम सवालात करें और हमें भी सवालात करने की इजाजत होनी चाहिए। गो कि आजकल हमारे बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सोचते DGISPR या उनके अदारा। लेकिन चले, मैं इदारा को तो मैं नहीं कह सकता, फौजी तो हमारे भाई हैं बहुत सारे और बड़ा प्यारा उनसे एक दिल का ताल्लुक है, एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये फौजी की आदत आती जाती रहती है, कभी कोई आता है एक पॉलिसी ले आता है, दूसरा आता है एक और ले आता है। ये नौजवानों से भी जा जाकर मिलते हैं कॉलेजेस में। तो चंद सवालात हैं जो इनके सामने जरूर रखे जाने चाहिए। तो जो हमारे दोस्त जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये 12 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आप DGISPR से जरूर पूछें। और अगर DGISPR का महकमा ये सुन रहा है और मुझे पता है मेरी वीडियो वो सुनते हैं, तो वो ये 12 सवालात लिखकर DGISPR के सामने रख दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनके जवाब दे देंगे। नंबर 1, आप कहते हैं कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है, मगर आपके वजीर दिफा ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जितनी घटिया सियासत की उतनी तो किसी ने भी नहीं की। आप जनरल बाजवा के साथ भी DGISPR थे, आप जनरल आसिम मुनीर के साथ भी DGISPR हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में भी आप यही कहते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज भी आप यही कहते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या आपका वजीर दिफा झूठ बोल रहा है? तो सियासत से फौज के ताल्लुक के ऊपर जरूर एक सवाल पूछें और मिसालें देकर पूछें। नंबर 2, आप ये कहते हैं कि आपके इदारे में अकाउंटेबिलिटी है। 4 मरतबा आपके इदारे के जर्नैलों ने पाकिस्तान के आईन को बराह रास्त आकर तोड़ा और मार्शल लॉ लगा दिए। इनमें से एक भी मार्शल लॉ लगने वाले डिक्टेटर के खिलाफ क्या आज तक कोई कोर्ट मार्शल हुआ? क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या इदारे ने कोई कार्रवाई की? क्या किसी को कोई सजा दी गई? मैं सिर्फ 4 डिक्टेटर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने बराह रास्त आकर मुदाखलत कर दी और हुकूमतों पे कब्जा करके आईन को तोड़ दिया। जो लोग बराह रास्त नहीं आए और उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की वो अलग है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी है फौज के अंदर बतौर इदारा, तो इन डिक्टेटर्स में से किसको सजा हुई इसकी तफसीलात बता दीजिए। नंबर 3, हमेशा सियासतदान ही जेलों में क्यों जाते हैं? हमेशा सदर और वजीर आजम ही जेलों में क्यों जाते हैं? आज तक कभी कोई आर्मी चीफ जेल में क्यों नहीं गया? खास तौर पे जो 4 डिक्टेटर थे उनमें से कोई भी जेल में क्यों नहीं गया? नंबर 4, इस्तिस्ना जब अंबिया इकराम ने नहीं लिया, जब खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, जब अहले बैत को इस्तिस्ना नहीं मिला, जबकि जय्यद उलमा इकराम पाकिस्तान के ये कह चुके हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है, तो आपके इदारे के सरबराह ने ये इस्तिस्ना क्यों कबूल किया? नंबर 5, आप 9 मई की माफी का तकाजा करते हैं कि एक सियासी जमात जिसने 9 मई को कुछ ऐसी हरकत की जो आपको पसंद नहीं आई, वो ये कहते हैं जी हमने नहीं की, आपने की। चले जो भी है, आप ये कहते हैं कि 9 मई की माफी का आप तकाजा करते हैं कि माफी मांगी जाए और कई मरतबा आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कह चुके हैं कि इंतशार छोड़ें और सदके दिल से माफी मांगे। मगर आज तक आपके इदारे ने मुल्क टूटने की माफी क्यों नहीं मांगी? आज तक आपने
यहां पे डिक्टेटरशिप बार बार लाने के लिए या मार्शल लॉ लगाने के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? क्या आपको माफी नहीं मांगनी? नंबर 6, पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक इदारे कारोबार क्यों करते हैं? क्या अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप, भारत, चीन, रूस या दुनिया की कोई भी बड़ी फौज कारोबार करती है? और अगर आप पाकिस्तान में कारोबार करते हैं तो इन कारोबारों पे आपको किस किस्म की इम्यूनिटी या टैक्सेस में छूट, यानी कितनी छूट आपको मिलती है, दीगर मामलात में आपको कितनी सब्सिडी और कितना छूट आपको मिलता है कारोबार करते हुए, ये भी तफसीलात शेयर कर दें। नंबर 7, क्या आप कश्मीर की आजादी के लिए कोई डेडलाइन दे सकते हैं? हर चीज की आपके पास डेडलाइन होती है ना कि इतने अरसे में ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे। क्या कश्मीर की आजादी का कोई रोड मैप आपके पास है और उसकी कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं? क्योंकि 78 साल से आपका दावा है कि आप कश्मीर आजाद करवाएंगे। नंबर 8, आज तक आईने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के किस इदारे ने की? इसका जवाब भी दे दें। नंबर 9, क्या आप यह बता सकते हैं कि आलमी मुलाकातों में कौन कौन से जमहूरी ममालिक अपने आर्मी चीफ को साथ लेकर जाते हैं? कल जो मुलाकात हुई वहां पे डेविस में, स्विट्जरलैंड में, वहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब के साथ। आप बता सकते हैं कि और कितने ममालिक हैं जो अपने आर्मी चीफ को अपने साथ लेकर आए उस मुलाकात में? नंबर 10, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने अपनी फौज गजा भिजवाने के लिए खुद ऑफर की है और लिखकर ऑफर की है। इसकी क्या वजह है? अगर आप ये कहते हैं कि यह हुकूमत का फैसला है, हुकूमत से पूछें, तो हुकूमत तो अपने फैसले भी आपसे पूछकर करती है और वो बबंगई दोहल ये कहते भी हैं और वो बार बार कहते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम चल रहा है और फौज हमारे साथ हर फैसले के अंदर शामिल है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि गजा में फौज भिजवाने के फैसले में फौज शामिल ना हो? तो आप ये बता दें कि क्या कभी पाकिस्तानी फौज हमास को गैर मुसल्लह करेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नुक्ता नंबर 1 यही है, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हमास को गैर मुसल्लह, यानी जो भी फौज आएगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी और पाकिस्तान अपनी फौज भिजवाने की अर्जी पहले ही डाल चुका है। इसके बारे में आप जवाब दे दें दोनों सवालों के। नंबर 1, कि जो मार्को रूबियो ने कहा वो ठीक है या गलत है कि हम फौज भिजवाने के लिए दरखास्त कर चुके हैं। नंबर 2, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो फौज जाएगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी, आप इस पर क्या राय रखते हैं? और आखिरी और 12वां सवाल, दहशतगर्दों को वापस लाने का जो फैसला है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज ने किया था, ये सब जानते हैं। पीटीआई का मुतालबा है कि, और उनका ये कहना है, वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था, बल्कि यह फैसला उनकी हुकूमत गिरने के बाद हुआ था। जिसका सबूत यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने जब पीडीएम की हुकूमत बन गई तो तब अनाउंस किया था कि तालिबान की वापसी के हवाले से हमने इस मुशावरत की है और उसके अंदर कुछ फैसले हुए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर तो यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था या बाद की हुकूमत ने किया था, तो तमाम हुकूमती मुलाकातों की मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तहरीक इंसाफ का चैलेंज है कि आप वो मिनट्स निकालें और साबित करें कि यह फैसला पीटीआई ने किया था। हालांकि जो शवाहिद मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद हुआ, दहशतगर्द भी उनकी हुकूमत गिराने के बाद लाए गए और इसकी शदीद मुखालफत मुराद सईद ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। मैंने खुद भी इस पे बहुत सारे वीलॉग किए थे। तो डीजीआई एसपीआर से जानना चाहते हैं कि दहशतगर्दों को लाने वाले इन जर्नैलों से क्या आज तक कोई पूछगछ हुई या नहीं हुई? तो ये वो चंद 12 सवाल आते हैं। पूछने को तो मैं 1200 सवाल पूछ सकता हूं, मैं अपने बारे में पूछूं तो 15-20 सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन डीजीआई एसपीआर साहब को इन सवालात के जवाब देने चाहिए और ये जवाब मैं नहीं, पूरी कौम जानना चाहती है। हमें पता तो चले कि एक्चुअली आप हर दफा अपना कोई ना कोई बयानियां बता देते हैं, कभी हमारे सवालों के जवाब दीजिए। ये वो सवाल है जो आपके सामने बैठकर करना शायद मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शुगर कोटिंग करके या किसी भी तरह इनको नरम करके इन सवालात को डीजीआई एसपीआर तक हमारे जो दोस्त आज जाएंगे मुलाकात करने के लिए वो किसी ना किसी तरह पहुंचाएंगे और उनके अपने जहन में भी बहुत सारे सवालात होंगे, करंट अफेयर से मुताल्लिक भी, बाकी चीजों से मुताल्लिक भी। नाज़रीन, अब आ जाएं जो नक्शा एक पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने। इस नक्शे के ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है। मैं पहले आपको ये नक्शा दिखाता हूं, ये देखें नक्शा, ये नक्शा है। इसके अलावा कुछ तस्वीर भी इन्होंने बनाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनी हुई थी। उन्होंने दिखाया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, बहुत खूबसूरत इमारात हैं, बड़ी अच्छी सड़कें हैं, बड़ा जबरदस्त एयरपोर्ट है, बागात, फसलें, बहुत कमाल, खेलों के मैदान। ये ऐसा लगता है जैसे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का, एक रिहायशी कॉलोनी का एक नक्शा बनाया गया है।
गजा जहां पे बेशुमार इंसानों का कत्लेआम किया गया, जहां बच्चों के सबसे बड़े कब्रिस्तान हैं, जहां पे इज्तमाई कब्रें मौजूद हैं, गजा जहां पे जुल्म और बर्बरियत का एक पूरा दौर हमने देखा, वहां पे एक रिहायशी कॉलोनी बनाई जा रही है। अब ये कॉलोनी का नक्शा आ गया और इस नक्शे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की है। सबसे पहले लग्जमबर्ग से ताल्लुक रखने वाले आलमी सहाफी हमजा अत्तार ने बोर्ड ऑफ पीस और जेरेड कुश्नर की प्रेजेंटेशन पे ये तबसरा किया है। और ये तबसरा अब आप देखें, नक्शा अपने सामने रख लें और आप देखते रहें। वो ये कहते हैं कि गजा की पट्टी में ये जो पर्पल कलर का इलाका है, जिसको डार्क गुलाबी कलर का जो बनता है, ये अमीर तबके के लिए मखसूस इलाका है, यानी ये मरीन का इलाका है। ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर होगा खूबसूरत सा, और इसके अलावा 3 जजीरे भी हैं जो बहुत खूबसूरत इलाका है। और ये अमीर तबके के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए इसको मुख्तस किया जाएगा। जो पीला रंग है, यहाँ पे वर्क फोर्स रहेगी, यानी जो लोग काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे दफातर में काम करेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे, उन सब के लिए जो रिहायशी कॉलोनियां बनेगी वो ये पीले रंग के इलाके में बनेगी। सफेद रंग जो है वो इसराइली कब्जे को मामूल पर लाने का अमल है, और मिस्र के साथ कोई सरहद नहीं है। उन्होंने ये भी बता दिया कि बीच का जो एरिया वो खत्म कर दिया गया है और अब सब कुछ इसराइल के जरिए होगा। रफा क्रॉसिंग का कोई नामो निशान नहीं है। रफा वो इलाका है जहां से क्रॉसिंग करके इमदादी सामान गजा के अंदर दाखिल होता था, वो खत्म कर दिया गया इस नक्शे में। इनका ये दावा है, और साथ ये बता रहे हैं कि तवाज़ुन की पूरी तब्दीली कर दी गई है और जो आबादी है उसको दूसरी तरफ धकेला जाएगा, और गजा की आबादी जो है उसे किसी और तरफ लेकर जाएंगे। यानी आबादी का रुख गजा शहर से खान यूनस और रफा की तरफ मोड़ा जा रहा है, बावजूद इसके कि वहां की आबादी गजा शहर से कम है। तो गजा का जो एरिया है वो सबसे कीमती प्लॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी की है कि सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है। ये बहुत खूबसूरत लोकेशन है, खूबसूरत साफ सुथरा समंदर है, बड़ा जबरदस्त साहिल है खूबसूरत, और उस साहिल के सामने एक जबरदस्त लैंड है। यहां पे वसाइल भी हैं, समंदर के अंदर मादनियात भी हैं, पेट्रोलियम के ज़खायर भी हैं। फिर ज़बरदस्त किस्म की एक बंदरगाह है जो बन सकती है वहाँ पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो मरीन के ऊपर एक ड्राइव बनेगी, बड़ी खूबसूरत सड़क, वो भी जनाब इसराइल के कंट्रोल में होगी। और जो गजा के अंदर बिजली आएगी वो जनाब इसराइल के कंट्रोल में होगी। जो एनर्जी आएगी, बाकी सारे सोर्सेज इसराइल के कंट्रोल में होंगे, सड़कें इसराइल के कंट्रोल में होंगे। इन्होंने ये सारा बताया इसके अंदर। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि अगर कोई मछली पकड़ने के लिए जाना चाहेगा तो वो जो हार्बर है वो भी इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। माहीगीर जो है वो मछली पकड़ने के लिए गजा के लोग वो नहीं जा पाएंगे। अब वो ये कहते हैं, खुलासा इसका ये है कि ये मनसूबा जाहिर करता है कि गजा को एक ऐसी कारपोरेट जेल में बदला जा रहा है जहां अमीर तबका अलहदा जजीरों पर मरीनाज में रहेगा, जबकि आम फलस्तीनियों को सस्ती लेबर के तौर पर मखसूस जोन्स में रखा जाएगा जिनका मुकम्मल कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। ये नकार जाहिर करते हैं कि इस मंसूबे का असल मकसद फलस्तीनियों के माशी और समाजी ताल्लुकात को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, ताकि इनकी इज्तमाई मुज़ामत को ख़त्म किया जा सके और इनकी बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत को ख़त्म करके इन्हें महज एक मजदूर तबके में बदल दिया जाए। ये जनाब इस नक्शे के ऊपर जो है वो इस किस्म का एक रद्द-ए-अमल आया। स्कॉटलैंड के एक तारीखदान विलियम, उन्होंने जो है ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी 6 बादशाह, 3 साबिक सोवियत यूनियन के ओहदेदार हैं, 2 फौजी हमायत याफ्ता हुकूमतें हैं जिनमें एक पाकिस्तान की भी है, और एक ऐसा लीडर जिसे मुबैना जंगी जराइम की पादाश में आलमी अदालतें इंसाफ तलाश कर रही है। वो कह रहे जी ये टोटल प्लान है। ये वो गजा पीस बोर्ड के अंदर शामिल लोग हैं और उसकी उन्होंने ये तारीफ की है सिंपली। अच्छा, काफी तनकीद भी हो रही है जो तस्वीर पेश की जेरेड कुश्नर ने, क्योंकि देखने में तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगती है, ऐसा लगता है गुलो गुलजार बनने वाला है गजा के अंदर, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? और जो गजा वाले हैं क्या वो इसके मालिक रहेंगे बाद में? ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में उठ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज्यादा इस पे रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन रद्द-ए-अमल सिर्फ जुबानी कलामी है। ग्राउंड के ऊपर कोई आने की जरूरत कर नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलती है तो मार मार के तबाही पेड़ देते हैं, गोलियां चला के बंदे मार देते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ जो हुआ वो आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। फजल रहमान साहब को इजाजत दी जाएगी, हल्की फुल्की वो ढोलकी बजा लेंगे एहतजाज की। जमात इस्लामी को भी इजाजत मिल जाएगी, वो भी हल्का फुल्का एहतजाज कर लेंगे। इनके अलावा किसी को एहतजाज की ये गजा वाले मामले के ऊपर इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो शमूलियत की है उसमें किसी और को इजाजत नहीं होगी। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ओवरऑल जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि
ये एक्चुअली गजा के जो शहरी है उन्हें सस्ती लेबर के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा, वो अपने ही इलाकों में मजबूर और महकूम होकर जिंदगी गुजारेंगे। इसराइल की इख्तियारात और ताकत बहुत बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ना सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सच बोलने की आदत है ना, वो बहुत सारे मसाइल को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। और पाकिस्तान जैसे ममालिक के जो हुक्मरान है ना, उनके पास जो मार्जिन होता है अपनी कौम को बेवकूफ बनाने का और उन्हें पागल बनाने का, वो मार्जिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे छीन लेता है। डोनाल्ड ट्रंप करता है साफ साफ बात, ये उसकी बड़ी खूबी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप की क्लियरिटी के बाद अब या तो पाकिस्तान के हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड आप उठा के देखें, वो जो कहता है वही करता है, वो झूठ नहीं बोलता। तो ये जनाब पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, हम इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं जी हम हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमास का सफाया करेंगे, ये तो नुक्ता नंबर 1 है। फिर ये कहते हैं जी एक अलग रियासत बनेगी वहां फलस्तीन की, जबकि इसका कोई इम्कान डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ही नहीं। फिर यरूशलेम आजाद और दारुल हुकूमत बनेगा, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई आज तक। और फिर इसराइली कब्जा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान इस किस्म की बातें यहां पे बताते हैं, ये मुल्ला भी यही बातें बताते हैं, लेकिन वो तो कब्जा मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं कि इसराइल को मजीद मजबूत करना है, तमाम खतरात इसराइल के लिए दूर करने हैं। ये मामला फलस्तीन तक महदूद रहेगा। अबे ये चूरन बेचा गया, लेकिन वो लबनान को भी बीच में लेकर आए कि वहां पे हिजबुल्ला को भी मारना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। वो काम भी बहुत जरूरी है। अमेरिकन ये कहते हैं कि इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं किसी भी लेवल तक जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को मुकम्मल महफूज बनाने का अज़म कर रखा है, और उसके लिए अब वो ये फोर्स इस्तेमाल करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा अरब मुल्क की फौजें नहीं आएंगी, साफ कहा, ये जो अरब ममालिक हैं इनकी फौजें नहीं आएंगी, अरब ममालिक के बाहर से फौजें आएंगी। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बाहर ममालिक कौन से? 2 मुल्क तो बड़े जबरदस्त हैं जो खुद से ये कहते रहे कि हमने जाना है जी, एक तो इंडोनेशिया, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कौन से फौजी जाएंगे इसके ऊपर भी एक दावा सामने आ गया कि पाकिस्तान की फौज ने गजा में जाना है। कौन कौन सी फौज के हिस्से ने गजा में जाना है, इसके बारे में एक दावा सामने आया, वो दावा भी मैं आपके सामने रख देता हूं। बहरहाल इसराइल के खिलाफ जो जंगी जराइम है उसके ऊपर पाकिस्तान बड़ी बात करता है कि हम तो इसराइल के खिलाफ हैं, जंगी जराइम के ऊपर सजा होनी चाहिए, जबकि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहते नहीं जी इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी झूठ बोलती है, पाकिस्तान के हुक्मरान भी झूठ बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बोलता है, वो करता है, वो बिला वजह झूठ नहीं बोलता, उसको जरूरत भी नहीं है। उसने जो बातें की थी वो उस तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ा ट्वीट शहबाज शरीफ का वायरल हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यही प्लान दिया था ना, तो इसके ऊपर 2020 में उसने क्या रद्देमल दिया था जब इमरान खान की हुकूमत थी, तब शहबाज शरीफ ने लिखा था प्रेसिडेंट ट्रंप्स मिडल ईस्ट पीस प्लान एसेंशियली लिमिटाइजेस Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. An unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. उस वक्त बहुत खिलाफ थे कि जनाब ये अच्छा है, इसको टुकड़ों में फाड़ के फेंक दिया, फलस्तीनियों ने फारग कर दिया, ये जो है ना ये बड़ी ज्यादती है, ये बड़ा जुल्म है, ये इलीगल है, ये जनाब गैर कानूनी सेटलमेंट्स करने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ठीक नहीं है। उस वक्त शहबाज शरीफ जो है ना इस तरह की बातें करते थे। आज वो शहबाज शरीफ उस तरह की बातें नहीं करते। नादरीन, अली मुस्तफ़ा है, और अली मुस्तफ़ा बताते हैं, ये इनकी जानिब से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। कनाडा में मुकीम टीआरटी के साबिक सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा ने यह खबर दी है, और ब्रेकिंग न्यूज इनकी ये है कि पाक फौज के यूनिट्स 19 लांसर्स, 13 लांसर्स और 5 हॉर्स को गजा में तैनाती के लिए नामजद कर दिया गया है। अच्छा जी, ये तीनों जो मैंने इनको चेक किया कि ये तीनों का वजूद है और क्या है और किस तरह है, तो बिल्कुल ये पाकिस्तानी फ़ौज के 3 यूनिट्स हैं, और इन्हें पहले भी कई जगहों पे तैनात किया गया। ये 1857 की जो जंग आज़ादी थी यहाँ पे, उसको कुचलने के लिए भी यूनिट इस्तेमाल हुए थे तीनों, और ये बरतानिया के ताज के ज़ेर असर पहले तीनों काम करते रहे। बहुत पुराने यूनिट है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनको पहले तैनात किया गया है, और अब इन तीनों को मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक गजा भिजवाया जाएगा। इस पर भी DGSPR बता सकते हैं कि ये तीनों यूनिट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या पाकिस्तानी फौज जाएगी या नहीं जाएगी। वो सवालात के अंदर एक सवाल मैंने इस हवाले से भी रखा हुआ था। नाज़रीन, जाते जाते एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं खबर देता हूं। पाकिस्तान की अदालतों में ना एक रूल होता था, और वो कानून ये था कि अदालतों के अंदर 70 साल से ऊपर की उम्र का जो कैदी है, वो जैसे ही अपना केस लेकर आएगा अदालत उसको प्रायोरिटी पे सुनेगी। 70 साल के आदमी की उम्र ज्यादा होती है ना, वो कहते हैं फटाफट सुनो इसको,
निकालो इसको बाहर, तो प्रायोरिटी के ऊपर सुनेगी। लेकिन अब एक अदालत की इस्लाहात के नाम के ऊपर एक तब्दीली कर दी गई है और अदालती इस्लाहात में इस उम्र को 70 से बढ़ा के 80 कर दिया गया है। वजह पता क्या है? यास्मीन राशिद साहिबा की उम्र 70 से ऊपर है, इमरान खान साहब की उम्र 70 से ऊपर है, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब भी गालिबन 70 से ऊपर है। तो ये जो 70 से ऊपर के कैदी है ना, ये इस सहूलत को हासिल ना कर लें, इसलिए इसको 80 साल कर दिया गया है। आप अंदाजा करिए रिजीम कैसा है। वोट डालने के लिए बंदा मेच्योर होना जरूरी है, 18 से 25 कर दो, और इंसाफ लेने के लिए कैदी का और ज्यादा बूढ़ा होना जरूरी है, तो बंदा 70 से 80 कर दो। ये निजाम एक एक काम भी करता है ना, इमरान खान को ज़हन में रख के करता है। ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो करते हुए इमरान खान इनके दिमाग में ना हो। कैसी तबाही फेरी है इस आदमी ने, एस्टेब्लिशमेंट को उस दीवार के साथ लगा दिया, सियासतदानों को इस दीवार के साथ लगा दिया, सबको खड़ा करके सबकी औकात दिखा दी, और पाकिस्तान के असल मसाइल पाकिस्तानियों के सामने आ गए। अब दिल करता है तो हल कर लीजिए। 8 फरवरी आ रहा है, पहला इम्तिहान है। अगले वीलॉग में इस पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।